दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज फिर से हम एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हम स्टार्ट किए हैं, आप चिंता ना करें, वो चलेगा, लगातार चलेगा। चूँकि ऑफलाइन में मुझे बहुत अधिक क्लास लेना पड़ता है यार। मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी काफ़ी सारी चेक करनी पड़ती है, तो मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है, इसीलिए गैप थोड़ा 1 या 2 रोज़ का गैप हो जाता है। तो इसके लिए हम तहे दिल से आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ। तो लड़के मुझ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि सर कॉपी आप ही चेक कीजिएगा। मेरा जो एस्पिरेंट हैं वो ज़्यादा मुझ पे भरोसा करते हैं, तो इसीलिए मुझे आंसर काफ़ी अधिक चेक करना पड़ता है। ऑफलाइन में काफ़ी बिजी हो जाते हैं, दैट मीन्स इसी वजह से मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ। तो आप जानते हैं मेरे बारे में कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ। चलिए, आज हम जो क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने हम 4th नंबर क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये जो 5वां नंबर है, कंटिन्यूस में क्वेश्चन चलेगा, हम किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम फोटो स्टेट टीचर नहीं हैं, ठीक है, कि अपने सुविधा के अनुसार काम करें, नहीं। यूपीएससी जो अवेलेबल कराया है उसको काउंटर करना है, ठीक है, या पीसीएस जो अवेलेबल कराएगा उसको काउंटर करना है, वो उसकी जो डिमांड होगी उसको फुलफिल करना है, ठीक है। हम एक सुझाव आपसे चाहेंगे। सुझाव ये हमारा है कि हम सोच रहे हैं कि अभी तो हम रिकॉर्डेड क्लास डालते हैं, हो सकता है अगर आप लोग का ऐसा सलाह हो तो हम लाइव क्लास भी लें, तो रात के 10 बजे से लाइव क्लास हम ले सकते हैं। यदि आप लोग का सुझाव हो तो आप कमेंट में बता देंगे, तो उस समय क्या होगा कि लाइव क्लास में आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तो हम रिकॉर्डेड क्वेश्चन डालते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो इस पर हम आपका सुझाव चाहेंगे कि आप अगर चाहें तो हम लाइव क्लास भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 5th नंबर का सवाल है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को तोड़ेंगे। तो आइए सवाल को तोड़ लेते हैं। क्या करना है इसमें कि विधायी कार्यों के संचालन में, पहला हो गया ना, पहला हो गया विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में। तो ये दोनों ये हो गया एक साथ। तो इसको मानिए दूसरा कि विधायी कार्यों के संचालन में, आप कहेंगे सर यहाँ पे विधायी कार्यों क्यों माने, हो सकता है अभी ये क्वेश्चन भी तो पूछ ले कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संचालन में, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। मान चलिए कि यहाँ पे विधायी कार्य की जगह यहाँ पे लिख दे क्या, लोकतांत्रिक, हाँ लोकतांत्रिक कार्यों के संचालन में लिख सकता है ना, कि नहीं लिख सकता है। तो कहीं अगर क्वेश्चन यही लिख दे कि संवैधानिक कार्यों के संचालन में, तो समझ हमारे यहाँ क्या होता है, हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो 3-4 तरह से। एक तो हमारा क्या, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। दूसरा, हमें कुछ विधायी अधिकार मिले हैं जिसे पार्लियामेंट ने कानून बना के दिया हुआ है। एक हमारे ह्यूमन, मानव होने के नाते हमें, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स, कि मानव होने के नाते हमारा कुछ अधिकार है। तो इसीलिए आप समझ गए कि यहाँ पे क्वेश्चन या तो हो सकता है लोकतांत्रिक कार्यों के संचालन में, संवैधानिक कार्यों के संचालन में। इसलिए फिर क्या हो, उस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो जाएगा। हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, अब है व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में। तो तीसरा हो गया हमारा क्या, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के, ये हो गया हमारा कौन सा, चौथा, और पीठासीन अधिकारी 5वां की भूमिका का विवेचना कीजिए। ये हो गया हमारा 6, भूमिका की विवेचना कीजिए। यहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या, भूमिका की विवेचना कीजिए। हो सकता है यहां पे लिख देता आलोचना कीजिए, संभव है ना कि पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का विवेचना कीजिए, विवेचना की आलोचना कीजिए, आलोचना कीजिए। तो क्या होता, क्वेश्चन का फिर आंसर चेंज हो जाता। हम आपको डे 1 से बता रहे हैं कि किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग किया जाता है। आप क्वेश्चन को मल्टीपल एंगल में तोड़ेंगे, मल्टीपल डाइवर्स के साथ आप क्वेश्चन को अलग अलग एंगल पे सेट करेंगे और फिर उसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। कि आलोचना अगर पूछता क्या लिखते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका मतलब होता है क्या कि स्टेट में जो हमारे से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसके जो विधानसभा है, हो सकता है यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा भी तो लिख सकता है, या छोड़िए लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे संसद भी तो लिख सकता है, पार्लियामेंट, संसद, कि संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो फिर क्या होता, आपका आंसर डिफरेंट हो जाता, एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाता। आप समझ गए ना कि क्वेश्चन यहाँ इस बार पूछा है कि राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी, हो सकता है अगले क्वेश्चन दे दे आपसे कि संसद के पीठासीन अधिकारी की भूमिका, या संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का आलोचना कीजिए, या हाल के समय में संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पॉसिबल है। तो यही होता है मेंस आंसर राइटिंग सीखने का तरीका।
ठीक है। और फिर से हम आपसे बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, क्योंकि फर्जी मॉडल उत्तर से कोई आंसर आज तक सीखा नहीं है। ठीक है, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, हमारे बात को मान भी सकते हैं और हमारे बात को आप नहीं मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनिशिएटिव यदि मेरा आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, सब जीवन है। ठीक है, आइए अब हम इसकी भूमिका वाले पार्ट पे चलते हैं, इस क्वेश्चन की भूमिका में हमें क्या लिखना है। ठीक है, लेकिन फिर से बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी, यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए तो हमने इसमें शब्द क्या पकड़ा, जो मुख्य शब्द यहाँ पे क्या आता है कि राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी। मुख्य वही है ना कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ गए। थोड़ा सा पेज मुझे बड़ा लेना रहेगा क्योंकि कुछ ज़्यादा कंटेंट लिखना है, तो चलिए थोड़ा छोटा कर ताकि आपको क्वेश्चन और दिख जाए। ये हमारा कि विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में क्या राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी। तो राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी की भूमिका क्वेश्चन पूछा गया है, तो भूमिका जो हम लिखेंगे तो भूमिका हमारा क्या लिखा जाएगा, कहाँ से शुरू होगा, राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी से। राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी, ये यहाँ पे केंद्र में है या नहीं आप बताइए। अगर इसके अलावा आप कहीं से भूमिका लिखना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन आपकी गड़बड़ा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका गड़बड़ा सकता है, क्यों? क्योंकि मेन वर्ड यहीं पे है, यहाँ पे, क्योंकि राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारी की भूमिका तो कहाँ पे, व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने में, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में, इसमें। तो अब इसकी भूमिका में क्या लिखेंगे आप ये बताइए, बताएं जरा इसकी भूमिका में क्या लिखेंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं कि भारत के मूल संविधान में, चूंकि क्वेश्चन संविधान से है तो वहीं से उठा लीजिए, भारत के मूल संविधान में भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 179 में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों का प्रावधान किया गया है। क्या लिख सकते हैं कि भारत के मूल संविधान में भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 179 में राज्य विधायिकाओं के, आर्टिकल 178 में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों, और पोस्ट में अगर आपको लिखना हो तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्वेश्चन में क्या लिखा, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा, तो सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करने हेतु इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, कि आपने पहले बता दिया संविधान में कहाँ है और किस लिए किया गया, तो बस यही क्वेश्चन से हम पकड़ लेंगे। संविधान निर्माताओं क्या था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारा सुगम तरीके से चले, इसलिए तो पीठासीन अधिकारी का प्रावधान किया गया था ना। आप समझ गए कि संविधान निर्माताओं के अनुसार लोकतांत्रिक, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रक्रिया। हमने कई बार कहा आपसे कि क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया हो आप वही वर्ड को यूज करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर कनेक्ट रहता है और आप भी कनेक्ट रहते हैं, तो भटकाव बहुत कम होता है। तो सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रक्रिया, समझ गए, को स्थापित करने हेतु इनका प्रावधान किया गया है, पूर्ण विराम। तो भूमिका आप लिख चुके हैं। अब हम बात करते, क्वेश्चन है 10 नंबर का है तो भूमिका काफी है, और अगर इसमें आपको जोड़ना है तो आप और जोड़ सकते हैं अपने तरफ से, उनके क्या कार्य हैं, एक दो लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनका प्रमुख कार्य, या जो भूमिका लिखा, प्रमुख कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, बहस को सुचारू रूप से संचालित करना आदि। उदाहरण के लिए हो गया, तो हमने क्या बताया कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है, कितने शब्दों में पूछा गया है, आंसर उस अनुसार आपको लिखना चाहिए था। अब हम बात करते हैं बॉडी में, यानी क्वेश्चन का बॉडी में हम क्या लिखेंगे, शरीर की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन का 2 सेगमेंट है। एक, व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में क्या लिखा, संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता की जो कार्रवाई चलती है वहां पे व्यवस्था बनाए रखे और वहां पे कार्रवाई निष्पक्ष हो। तो हमने पहला सब हेडिंग बनाया व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में, या इतना ही लिख दिया सिर्फ व्यवस्था एवं निष्पक्षता। ठीक है, हमने ये लिख दिया, इसको किया अंडरलाइन। और अब हम करें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है, और देखिए फिर यहां पे दूसरा क्या है, व्यवस्था एवं निष्पक्षता और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा को सुगम बनाने में। तो यहां पे 2 क्वेश्चन हो गया, एक सब हेडिंग अलग बनेगा क्योंकि और लगा के जोड़ा हुआ है कि और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा, तो समझ गए।
अब विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है या पीठासीन अधिकारी होता है, उसका जो भी कार्य होता है वो विधानसभा के अंदर होता है। ठीक है, तो पहला काम उसका क्या है? अब देखिए कि ये तो हमारे देश में कॉमन हो गया कि विधानसभा का जब सत्र चलता है, हो हंगामा इतना अधिक होता है कि कुर्सी चल रहा है, माइकें तोड़ी जा रही है, कई बार तो घूसम घूसी भी चल जाती है। तो ये आप जब आलोचना करेंगे तब वहाँ पे लिखेंगे। तो पीठासीन अधिकारी का काम क्या है व्यवस्था के लिए? तो सबसे पहले क्या है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति व्यवस्था कि जो भी वहाँ पे मेंबर आए हुए हैं वो शांति से पहले आराम से बैठे। कई बार देखे हैं कि वेल में चले जाते हैं, वेल में चले जाने के बाद वो हो पर्ची लहराना, पेपर फाड़ना। तो इसको शांति आखिर बनाए कौन रखेगा? विधानसभा अध्यक्ष। आपने देखा होगा कई बार कि विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि आप अपने जगह पर बैठ जाइए, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर क्या करते हैं, मार्शल को बुलाया जाता है और मार्शल से विधायक को बाहर रखवाया जाता है। ठीक है, तो ये शांति व्यवस्था। अब आप इसको एक्सप्लेन करिए 1 2 3 लाइन में जो भी आपको हो। तो आपने शांति व्यवस्था का एक्सप्लेन कर दिया कि इसका सबसे बड़ा पहला काम है कि शांति व्यवस्था विधानसभा के अंदर रखे। दूसरा है कि देखिए यूपीएससी के पीटी में एक सवाल पूछा गया था कि क्या जो नियम कानून के तहत लोकसभा या राज्यसभाएं चलती है वही नियम कानून के अंतर्गत विधानसभाएं भी चलती है? ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? पीटी में सवाल पूछा गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए गलत है कि लोकसभा का अपना नियम होता है और राज्य विधानसभाओं का अपना नियम होता है, और उसमें भी बिहार राज्य विधानसभा का अपना नियम होगा, उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा का अपना नियम होगा, कर्नाटक राज्य विधानसभा का अपना नियम होगा। हर स्टेट की परिस्थितियों के अनुसार विधानसभाएं अलग अलग नियम बनाते हैं। काफ़ी चीज़ें कॉमन होती है, वो संवैधानिक दायरे में होती है, लेकिन कुछ अंतर भी होता है। तो विधानसभा के अंदर नियमों का पालन कौन करवाएगा? कौन? अध्यक्ष साहब, पीठासीन अधिकारी। तो नियमों का, दूसरा लिख लीजिए क्या, नियमों का पालन। अगर नियम का पालन होगा, हाँ नियमों का पालन, तभी तो व्यवस्था बना रहेगा। ये बताइए, सपोज कीजिए कि कोई सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर सत्ता पक्ष के लोग नियम का पालन ना करें तो व्यवस्था बनी नहीं रहेगी ना। तो क्या है, दूसरा है कि अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों से नियमों का पालन करवाए। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। नियमों का पालन से क्या होगा, व्यवस्था और निष्पक्षता बनी रहेगी। अगर आप विपक्ष वाले कहें कि आप नियम का पालन कीजिए और सत्ता पक्ष वाले के पे आप अगर अनदेखी करेंगे तो निष्पक्षता नहीं रहेगा ना। ये बताइए, व्यवस्था तो खराब होगी ही होगी, निष्पक्षता भी नहीं रहेगा। तो नियमों का पालन दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, इसी में तीसरा पॉइंट, बोलने का अवसर। अब देखिए बोलने का अवसर, कई बार आप देखे होंगे क्या होता है कि जब कोई बिल लाया जाता है विधानसभा के अंदर, तो जितने जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं विधानसभा के अंदर, सदस्यों की संख्या के आधार पर उसको टाइम अलॉट किया जाता है। तो ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं, अगर उसकी विधायकों की संख्या 1 या 2 ही हो तो उसको बहुत कम टाइम मिल पाता है। ये एक जेन्युइन समस्या है। तो कम टाइम मिलने की वजह से वो अपनी पूरी बात कह नहीं पाता है। आप देखे होंगे कई बार अक्सर जब डिबेट चलता है लोकसभा में या कि राज्य विधानसभा में, तो स्पीकर महोदय घंटी बजाते रहते हैं कि आपका टाइम हो गया है, आपका टाइम हो गया है, बजाते रहते हैं ना। तो क्या होता है, वो फिर कहते हैं कि बस अध्यक्ष जी 1 मिनट, बस अध्यक्ष जी 1 मिनट, हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इस पे ना जो बोलने की अवसर है सबको थोड़ा अपेक्षाकृत अधिक मिलना चाहिए था। कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का 1 ही 2 ही है, तो अगर किसी का अधिक है तो अधिक वाले को पता चला 1 घंटा मिल गया है और इसकी 1 है उसको 2 मिनट मिल, नहीं, ये थोड़ी सी इसमें समानता होनी चाहिए थी। बहुत अधिक मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन समानता होनी चाहिए थी कि हर व्यक्ति को अपने बात कहने का पूरा अधिकार मिले। और यहाँ पे आप एक सुझाव दे सकते हैं, इसी को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो सत्रों की संख्या बहुत, जो हमारा दिन होता है, ऐसे तो हमारे देश में 3 सत्र होते हैं, राज्य विधानसभाओं के 3 सत्र होते हैं, लेकिन वो देखिए 3-3, 4-5, 4-4, 5-5 दिन का एक सत्र रखा जाता है। नहीं, सत्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी, मतलब दिनों की संख्या, सत्र में दिनों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। अगर आप 5 दिन के लिए रखे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो कम विधायकों वाली पार्टी है उसको अगर 1 घंटा बोलने का मौका मिला, हो सकता है उस 5 को बढ़ाकर आप 8 कर दीजिए, तो हो सकता है उसको 2 घंटा बोलने का मौका मिल जाए। तो समझ गए ना, सिर्फ बोलने का जो अवसर है, चूंकि होता क्या है सामान्यतया, देखिए ये हम आपको एक्सप्लेन बता रहे हैं कि आपको समझने के लिए सब पॉइंट बता रहे हैं कि जो सत्ता में होता है उसके विधायकों की संख्या अधिक हुई, ये तो बात सच है, ये बात सच है ना कि विधायकों की संख्या अधिक है तभी तो वो सत्ता में है, और विपक्ष में विधायकों की संख्या कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार कि विपक्ष को ही अधिक समय देना चाहिए था। विपक्ष क्या है, विपक्ष को कहा जाता है कि आप जनता की आवाज़ है।
सरकार की कमियों का आप उजागर करते हैं, ठीक है। तो सरकार है, वो कानून बनाई या कोई पॉलिसी लेकर आई, विपक्ष का काम है उसकी कमियों को उजागर करना। अकॉर्डिंग टू मी आप इंटरव्यूअर में कहीं भी सुझाव दे सकते हैं कि विपक्ष को ही ज़्यादा समय देना चाहिए था, ताकि उन कानून के या उन योजनाओं के कमियों को बारीकी से वो उजागर करे। लेकिन होता क्या है कि विधायक की संख्या कम है विपक्ष में, उनको और कम टाइम मिल पाता है, तो वो जितनी बात अपनी कह पाता है, कहना चाहिए था, वो रख नहीं पाता है। और ये तो हम लोग लाइव देखते हैं, तो समझ गए होंगे बोलने के अवसर वाले पॉइंट को। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसी में देखिए हमने कहा आपसे कि 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का आंसर हो गया, अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप शब्द सीमा से एक्सीड कर जाएंगे। बट अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया अधिक 20 मार्क्स में, या बिहार की तरह 38 मार्क्स में, या पीठासीन अधिकारी को लेके कोई ऐसे पूछ लिया, तो उसके लिए हम पॉइंट बता रहे हैं। या इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप वहाँ नहीं फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग सेपरेट तैयारी नहीं होता है, कंबाइंड तैयारी होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी का। इंटरव्यू की तैयारी 1-2 दिन में आप मेंस पास करके नहीं कर पाएंगे, तो उसकी भी तैयारी निरंतर चलते रहती है, ठीक है। अब देखिए जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके पास समितियों में मेंबर और अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, समितियों की नियुक्ति, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इसकी जो खामियां आपको बता रहे हैं, अलग से भी आप स्पेशल क्वेश्चन में इस पर पूछे तो आप लिख सकते हैं। इसकी खामियां क्या है कि समितियों की नियुक्ति में फिर वही बात, सत्ता पक्ष के विधायक अधिक होते हैं, विपक्ष के विधायक कम होते हैं। तो किसी भी समिति में या अधिकांश समितियों में क्या होता है कि सत्ता पक्ष के ही लोग अधिक आ जाते हैं, और समिति में भी जो कोई निर्णय होता है, डिसीजन होता है, तो वहाँ पे भी बहुमत से फैसला लिया जाता है। तो वहाँ भी सत्ता पक्ष हमेशा बहुमत में ही होता है। तो या तो बराबर नियुक्त किया जाए विपक्ष के लोगों को भी, और या नहीं तो विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग के अवसर समानता अवसर दिया जाए, समान अवसर दिया जाए उनको। तो जो और उसमें देखिए अभी भी हमारे यहाँ क्या है कि जो नियुक्ति हो रही है उसमें पारदर्शिता है। ऐसा नहीं कि पारदर्शिता नहीं है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे अपेक्षाकृत, जब एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट को, अपेक्षाकृत और अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए थी। कई बार क्या होता है आपको हम बता रहे हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, राज्य में भी होता है। ये सच है कि लोक लेखा समिति के जो चेयरपर्सन होते हैं तो वो विपक्ष के नेता होते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जिन पे अध्यक्ष महोदय या पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं कि वहाँ पे भी देखिए जो समिति होती है, समिति का भी एक अध्यक्ष होता है और बाकी मेंबर होते हैं, तो वहाँ भी अध्यक्ष का कुछ विशेषाधिकार होता है, ठीक है। तो अगर समितियों के अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है, अगर अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया जाए, सपोज कीजिए कि जैसे बिहार ही ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, तो विपक्ष में भी कई पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हुई है, ऐसा नहीं कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है। तो क्या, जैसे आप यूपी ले लीजिए, यूपी में अखिलेश जी विपक्ष में बैठते हैं, वो उसकी कोई पल्लवी पटेल है वो विपक्ष में बैठती हैं, एक दो, अगर मुझे तो इतना ध्यान नहीं, लेकिन एक दो पार्टी अगर खोजेंगे तो और मिल ही जाएगा। तो क्या होगा, बिहार में देखिए, बिहार में तो बहुत सारा है, CPIM है, कांग्रेस, हाँ सॉरी यूपी में भी कांग्रेस है, मायावती जी की पार्टी है, राजा भैया की पार्टी है, तो ये सब क्या है, ये विपक्ष के हैं ना। तो जो समिति नियुक्त किया जाता है तो उनके अध्यक्ष क्यों ना विपक्षी नेता को ही नियुक्त किया जाए, लेकिन अधिकांश समितियों में जो अध्यक्ष का पद होता है वो सत्ता पक्ष के मेंबर को ही जाता है। तो समझ गए आप, इससे क्या होगा, और निष्पक्षता, इससे क्या आएगा, निष्पक्षता आएगा। तो समझ गए आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। अगला पॉइंट देखिए, जो निष्कासन संबंधी मामला, निष्कासन, जो अभी देखे होंगे निष्कासन संबंधी मामला आप लिख लीजिएगा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, अभी ये तो लोकसभा में भी हुआ है, विधानसभा में अक्सर होते ही रहता है कि जरा सा विधायक थोड़ा बहुत किया कि उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। बिहार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि बिहार पुलिस विधानसभा में कुछ दिन पहले घुस गई थी, विधायकों के साथ धक्का मुक्की हुआ था, और लोकसभा में भी हाल फिलहाल में लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तो जो अध्यक्ष के द्वारा निलंबन करना अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। तो निलंबन, अब देखिए दिल्ली में भी क्या हुआ था, आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। विधानसभा में आजकल एक ट्रेंड चल गया, ट्रेंड क्या चल गया है कि अब सपोज कीजिए पहले क्या था, आज से कुछ दिन पहले, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले अगर जाएंगे, 20 साल पहले, तो कुछ देर के लिए या आज दिन भर के लिए सस्पेंड किया जाता था, या 1 या 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता था। अभी क्या चला है कि
कि पूरे सपोज आज सत्र का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, बाकी अभी एक सप्ताह सत्र बचा हुआ है, तो पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ये सही ट्रेंड नहीं है। अगर आप किसी भी सांसद को, किसी विधायक को अगर आप पूरे संसद या पूरे विधानसभा सत्र के लिए निलंबित कर देंगे तो वो अपने जो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसकी बात तो नहीं रख पाएगा। ये ऐसे ही दिल्ली में भी हुआ था, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर कोर्ट की तरफ से फैसला है कि नहीं, अध्यक्ष का जो फैसला सही नहीं है। तो आप समझ गए, निष्कासन संबंधी जो मामला है विशेष परिस्थिति में ही निष्कासित किया जाए। जैसे आप किसी को पहले नोटिस दे सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, लेकिन क्या होता है निष्कासन कर दिया जाता है जो कि ठीक नहीं है। तो निष्कासन संबंधी मामला में आप ये लिखेंगे कि इस तरीका से, तो इससे क्या होगा, क्या ये निष्पक्ष है? निष्पक्ष नहीं है ना। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली विधानसभा में ही हुआ था कि केजरीवाल जी की जब गिरफ्तारी हुई तो सत्र बुलाया गया और इस सत्र में सत्ता पक्ष के लोग ही हल्ला कर रहे हैं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ सत्ता पक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं। तो क्या ये बताइए, जो विधानसभा अध्यक्ष जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है वो सत्ता पक्ष के विधायक को तो कभी निलंबित नहीं करता है या उठा के बाहर नहीं फेंकवाता है, किसको? विपक्ष को। तो भाई ये निष्पक्षता फिर कहाँ से रहा, ये बताइए? नहीं रहा ना। तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ गए? चलिए हम अगला पॉइंट इसी पे लेते हैं, स्थगन। ये जो है स्थगन, जैसे सत्र अवसान होता है, ठीक है, सत्र को समाप्त करना, सत्र का विघटन करना, सत्र अवसान करना, सत्र को आहूत करना, तो ये राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष का प्रोगेटिव अधिकार होता है, दोनों के विचार विमर्श से ये होता है। तो अब स्थगन जो है, स्थगन देखे होंगे कि अध्यक्ष जी बताते हैं रहा कि विधानसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, मंडे तक के लिए स्थगित की जाती है, अक्सर कहा जाता है ना। तो वो तो उनका विशेषकर उसका प्रायोरिटी है, उसका विशेषाधिकार है। तो थोड़ा बहुत अगर हो हंगामा हो भी रहा हो तो अगर आप विधानसभा को स्थगित कर देते हैं तो इससे सत्ता पक्ष के लिए आसानी हो जाता है। आसानी इसलिए हो जाता है कि जनता के जिन मुद्दों पर बहस और परिचर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। कई बार आप देखते होंगे कि हंगामा, कई सत्र जो है हंगामा का भेंट चढ़ जाता है, उसमें प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, उसका जो काम होता है बहुत कम होता है। तो ये स्थगन विशेष किसका है? तो ये व्यवस्था अगर स्थगन आप कर देते हैं, तो स्थगन करना की व्यवस्था नहीं हुआ ना। अगर 5 मेंबर हल्ला कर रहा है, 7 मेंबर हल्ला कर रहा है, 10 मेंबर हल्ला कर रहा है, हो सकता है कि 50, मान के चलिए कि बिहार में 243 की विधानसभा का स्ट्रेंथ है, अगर 243 के बजाय वहाँ पे 100 सांसद 100 विधायक अवेलेबल है, उसमें से मान के चलिए कि 45 हल्ला कर रहा है, तो उन 45 को आप बाहर कर दीजिए, लेकिन स्थगित मत कीजिए। अगर आप स्थगित कर देते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बहस चर्चा उत्पादकता होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। और इस चक्कर में ये कभी कभी ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगता है कि सत्ता पक्ष का एक स्ट्रेटेजिकल मूव होता है ये कि हो हंगामा चल रहा है तो स्थगित कर दीजिए, सत्र समाप्त हो जाएगा, सरकार बच जाएगी, उन्हें सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो ये स्थगन, तो इससे जो व्यवस्था होती है ना तो वो नहीं हो पाता है, व्यवस्था बन नहीं पाती है। तो समझ गए स्थगन। तो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो लगभग 6-7 पॉइंट इसमें हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपसे लेते हैं जो इसी में लिखा हुआ है कि सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा को सुगम, ये दूसरा सब हेडिंग बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यदि आप लिखते तो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखते, व्यवस्था और निष्पक्षता में 2 पॉइंट उसमें से कोई भी आप ले लीजिए, मैंने 6-7 बता दिया है, और 1-2 पॉइंट यहाँ से लेते, आपका 130-40 शब्द आसानी से पुर जाता भूमिका और निष्कर्ष के साथ। चलिए अब हम बात करें सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा। तो हमने एक दूसरा सब हेडिंग बनाया, सर्वोत्तम लोकतांत्रिक, ठीक है, परंपरा। हमने ये दूसरा सब हेडिंग बनाया और इसको किया अंडरलाइन। फिर यहाँ पर हमारा आ गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। फिर अब बताइए यहाँ पे पहला पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए क्या करा कि सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा। तो लोकतांत्रिक परंपरा का मतलब क्या हुआ? सभी को समान अवसर, लोकतंत्र में बोलने की सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए थी। तो अभी देखिए पहला क्या है हमारा, जो दल बदल कानून है। तो दल बदल कानून में आप सबसे बेहतर एग्जांपल महाराष्ट्र का ले लीजिए। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को, जो राहुल नार्वेकर जी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतना बार लतार लगाया गया है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। आप देखिए दल बदल के मामले में क्या होता है। और रिसेंट एग्जाम्पल आप हिमाचल के ले लीजिए ना। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया, उसकी समाप्ति हो गई, सदस्यता समाप्त हो गया। वो 6 के 6 विधायक अभी सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। लेकिन यहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग किए, उसकी सदस्यता नहीं गई है। और महाराष्ट्र शिवसेना वाला केस आपको याद होगा, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था कि महाराष्ट्र का जो मामला है, जब शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटा, वो काफी चर्चा में रहा, इसलिए ये पीठासीन अधिकारी पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा आपसे
कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए करंट पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा, दल बदल विरोधी कानून के मामले में हमने एक टॉपिक यहाँ बनाया, दल बदल कानून। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका अधिकार हमेशा संदिग्ध रहता है। महाराष्ट्र का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हमेशा संदिग्ध होता है। सर्वोच्च न्यायालय का आप टिप्पणी को वहाँ पे कोट कर दीजिए, तो समझ गए। तो इससे भाई लोकतांत्रिक परंपरा कहाँ से आ रहा है? दल बदल कानून में क्या होता है, लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष भी गलती किया उनको भी दल बदल लगाइए। अब देखिए लोकतांत्रिक पर क्या, सत्ता पक्ष में तो उसकी क्या होती है, चल रहा है, सुनवाई चलेगी, 3 महीना 4 महीना 6 महीना 7 महीना साल भर तक मामला टिका होगा। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है ना, ये बताइए। तो समझ गए कि दल बदल के कानून के मामले में जो पीठासीन अधिकारियों की भूमिका जो संदिग्ध है, तो ये सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को एस्टेब्लिश नहीं कर पाती है। सर्वोच्च न्यायालय का भी इस टिप्पणी इस पे आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप लीजिए कि बहस और परिचर्चा, जो यहाँ पे बहस होती है कोई विधेयक पर और परिचर्चा, ठीक है। तो इसके मामले में अक्सर हमने बता चुका आपसे कि बहस और परिचर्चा में भी अक्सर क्या होता है कि सत्ता पक्ष वाले को अधिक मिल जाता है मौका, अत्यधिक मौका मिल जाता है, और विपक्ष वाले को बहुत कम मौका मिलता है। तो बहस और परिचर्चा अगर होगी तो सर्वोच्च न्यायालय की भी कई बार टिप्पणी है कि आजकल जो हमारे यहाँ कानून बन रहा है वो कानून में बहुत अधिक लूप होल्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन और डिबेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बहस और परिचर्चा में जो आपको पॉइंट देना है, आप ऊपर वाला पॉइंट यहाँ नहीं देकर, वो तो रिपीट हो जाएगा। वहाँ पे हमने कहा था क्या कि सभी को अवसर विधायकों की संख्या के आधार पे, और यहाँ आपको ये देना है कि सत्रों में जो अवधि होती है, दिनों की कार्य दिवस की अवधि होती है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए था। तो आप वहाँ संख्या का एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ कार्य दिवस का एग्जाम्पल लेंगे। इससे क्या होगा, आपका पॉइंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग तरह से अपनी बात आप कह पाएंगे। तो समझ गए कि सत्र में जो कार्य दिवस की संख्या होती है उसे बढ़ाया जाना चाहिए था। ये विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल जी तय करते हैं कितने दिन का सत्र होना चाहिए, उन्हीं की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। इसके बाद लीजिए अगला पॉइंट इसमें ले लीजिए कि जो हमारे विधायक होते हैं, जो हमारे विधायक महोदय होते हैं, राज्य विधानसभा में तो विधायक होते हैं, उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। मतलब उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, ठीक है। जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि आपकी ये जवाबदेही है, आप ऐसा करेंगे। इनको कौन करवाएगा, इनकी जवाबदेही क्या है, कौन सुनिश्चित करवाएगा? विधानसभा अध्यक्ष कि नहीं, आपकी ये जवाबदेही है। समझ गए। अगर आपको थोड़ा सा याद हो बिहार का एक इंसिडेंट, क्योंकि बिहार एक अनोखा प्रदेश है, वहाँ बहुत तरह का एग्जाम्पल मिल जाता है। यूपी भी एक अनोखा प्रदेश है, वहाँ भी बहुत तरह का एग्जाम्पल मिल जाता है। कुछ दिन पहले जो अभी सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और विजय सिन्हा जी, देखिए मतलब क्या करिश्मा है यार, मुझे कभी बड़ी हंसी आती है। और विजय सिन्हा जी दोनों उप मुख्यमंत्री थे। कुछ दिन पहले जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, ये तेजस्वी यादव से पहले वाले टर्म में, उनका तो खैर पता नहीं कब बदल लेते हैं पाला, पता नहीं चलता है। तो वही सम्राट चौधरी मंत्री थे और वही विजय सिन्हा जी चेयर पे थे, पीठासीन अधिकारी थे, और दोनों में बहस हो गया था और सदन क्या हो गया था, सदन स्थगित हो गया था। तो क्या है ये, तो जवाबदेही, जो मंत्री है तो वो भी क्या है, मंत्री भी जो है वो विधानसभा का मेंबर है, एक विधायक है, लेकिन वो समय पे जवाब विधायकों का दे रहा है या कि नहीं दे रहा है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो कौन सुनिश्चित करेगा? पीठासीन अधिकारी ना। तो समझिए कि जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करेगा, तो जो तो कैसे, तो जवाब दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो समझ गए आप कि जवाबदेही कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं, एक इंडेक्स निकालना चाहिए था। हम यहाँ पे इंडेक्स जैसे सूचकांक, जैसे अभी निकलता भी है, आप देखे होंगे जैसे एक सूचकांक किया जाता है कि इस विधायक ने या इस सांसद ने बहुत अच्छा काम किया है, इनको जो पैसा एमपी लेट्स फंड में दिया गया है वो इतना खर्चा किया और उसको पुरस्कार भी मिलता है। लेकिन ये व्यापक स्तर पे नहीं होता है, ये व्यापक स्तर पर होना चाहिए था। जैसे साल भर, जैसे एक साल में 3 इंडेक्स सत्र होता है विधानसभा का, ठीक है, तो तीनों सत्र में या लोकसभा का भी, तो उसमें प्रत्येक साल किस विधायक ने कितने सवाल पूछे, वो कितना कार्य दिवस में भाग लिया, अपने क्षेत्र की बातों को कितना उठाया, कितने पैसा वो खर्च किए विधायक फंड का, उनका एक इंडेक्स निकलना चाहिए था। और ये इंडेक्स पीठासीन अधिकारियों के निर्देशन में, नियंत्रण में, निगरानी में होना चाहिए था कि इस साल का सबसे टॉप विधायक ये रहा जिन्होंने अच्छा सवाल पूछा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे में विधायकों की प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, और इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप वो उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता बहुत तगड़ा वाला आ जाएगा। समझ गए। तो आप ये इंडेक्स वाला भी एक पॉइंट लिख देंगे कि इस तरह का इंडेक्स निकाले जाने की आवश्यकता है,
तो ये लगभग 5-6 पॉइंट इधर का हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे आता है निष्कर्ष कि इस क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या लिखें। ठीक है, निष्कर्ष। तो हम फिर से बता रहे हैं, अगर ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, और मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, निष्कर्ष में ये जो क्वेश्चन है ये सुझाव वाला क्वेश्चन है कि पीठासीन अधिकारियों को आप कौन सा सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा एस्टेब्लिश हो सके। तो ये सुझाव वाला क्वेश्चन, हम आपको कई बार कहें कि कुछ क्वेश्चन में आप सुझाव देते हैं, कुछ क्वेश्चन में सुझाव देने का विकल्प नहीं होता है, बट निष्कर्ष हर क्वेश्चन में लिखना होता है। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए, हमारे यहाँ क्या परंपरा है, जो पीठासीन अधिकारी होता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल मतलब सत्ता पक्ष का ही होता है, सिंपल है, सत्ता पक्ष का ही होता है पीठासीन अधिकारी। तो सामान्यतः हो ब्रिटेन में क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी जो व्यक्ति बनता है या जो मेंबर बनता है वो अपने पद से रिजाइन दे देता है, मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टी में वो जिस पद पे हो, जैसे होता है ना कि कोई आदमी अपने पॉलिटिकल पार्टी पद में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, ये तो उन सब पदों से वो रिजाइन दे देता है, अपने पार्टी से रिजाइन दे देता है। विधानसभा, लेकिन विधानसभा पद से नहीं देता है। तो वही हमारे यहाँ भी होना चाहिए था। अगर ये हमारे यहाँ हो जाएगा तो वो व्यक्ति जो अपने पार्टी का एक नैतिक दायित्व या नैतिक दबाव उनके ऊपर होता है वो उनके ऊपर नहीं रहेगा, ऐसी अपेक्षा हो सकती है कि वो उनके ऊपर ना रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप एक सुझाव दे सकते हैं कि ब्रिटेन की तर्ज पर हमारे भी देश में पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता को और अत्यधिक सुनिश्चित करने हेतु आप ऐसे निष्कर्ष लिखेंगे कि यहीं पे यह व्यवस्था निष्पक्षता या सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने हेतु पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को और मजबूत बनाने हेतु या पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को और पारदर्शिता और सुनिश्चितता प्रदान करने हेतु ब्रिटेन के तर्ज पर भी हमारे देश में पीठासीन पदाधिकारियों का संबंध पॉलिटिकल पार्टी से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये आपका सुझाव होगा और पूर्ण विराम, ताकि लोकतांत्रिक जो हमारा सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा है उसको स्थापित किया जा सके। ये हो गया आपका निष्कर्ष, 2-3 लाइन हो गया होगा। बता चुके हैं कि पीठासीन पदाधिकारियों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु या लोकतांत्रिक परंपरा को एस्टेब्लिश करने हेतु हमारे भी देश में ब्रिटेन की तर्ज पर पीठासीन पदाधिकारियों को उस संबंधित या सत्ताधारी दल से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए था जब तक वो उस पद पर बैठा था, ताकि हमारे देश में भी सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपरा को सुगम बनाया जा सके और एस्टेब्लिश किया जा सके, और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा या अवसर को कायम रख सके। क्योंकि आप देखे होंगे, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कई सारे डेमोक्रेटिक इंडेक्स निकाला जाता है, तो बहुत सारे लेवल पे हमारा देश थोड़ा पीछे चला जाता है यार। ठीक है, पॉलिटिकल कारण से कभी कभी सरकारें उसको खारिज कर देती है, अलग विषय है, लेकिन सच्चाई तो है ना। आखिर उन कभी कभी देखते हैं क्या होता है कि उन जो यूएन का कोई अच्छा रिपोर्ट आता है तो सरकार पूरा बढ़ चढ़ के दिखाती है, और कोई रिपोर्ट अगर सरकार का इम्ब्रेसिंग होता है तो वो कहती है कि नहीं ये फर्जी रिपोर्ट है। तो नहीं, ये सच्चाई नहीं है भाई। अगर आप एक को प्रेस कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे को भी आपको गंभीरता से लेना चाहिए था। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डेमोक्रेटिक मूल्य है ना वो और स्ट्रांग होगा, और विश्व पटल पर भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित होगा। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, ये हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जिसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर मानव संसाधन विकास, हम इस पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लेके आएंगे। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, और मैंने कहा कि लाइव क्लास लेने का हम सोच रहे हैं। अगर आप का सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, तो इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।